हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। आप देख रहे हैं स्टैंड स्टडी। दोस्तों, हम लोग सीयूटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर शुरुआत में देखेंगे। इसकी सीरीज कंप्लीट होने के बाद अगर आपके एग्जाम में टाइम मिलता है और आपके रिव्यू अच्छे आते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। इस प्रीवियस ईयर पेपर में हमें क्या मिलने वाला है और कैसे लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रिलेटेड थ्योरी, आपको जो भी क्वेश्चन समझाए जाएंगे उससे रिलेटेड आपकी थ्योरी जो भी होगी वो आपको बताया जाएगा, जिससे आप नेक्स्ट पेपर जब भी दें तो आपको इसमें थोड़ा सी थ्योरी भी आपको रिवाइज होती रहे और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पता चलता रहे। साथ साथ ये होगा कि सोल्यूशन डिस्कशन करते समय आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। उसके बाद जो इसके पीडीएफ्स होंगे, पीपीटी की पीडीएफ हो गया या फिर इंपॉर्टेंट पीडीएफ या फिर जो भी आपकी थ्योरी की पीडीएफ डिमांड होगी, तो उसके लिए मैंने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें आपका ग्रुप लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आपको ये मिल जाएगा और आप वहां पे ज्वाइन कर लें और वहां पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर सपोर्ट के लिए गाइडेंस में मैं रहूंगा आपके साथ। आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे उस पे बारे में चर्चा कर सकते हैं, और क्या क्या गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये सभी चीज़ें होने वाली हैं। और मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं एमएससी मैथमेटिक्स मैंने किया था और बीएड कर रखा है, स्टैंडर्ड क्वालिफाइड हूँ और आईटी गेट क्वालिफाइड हूँ। ये सभी डिग्रीज क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स में ही है हमारी। तो जाहिर सी बात है कि और टीचिंग एक्सपीरियंस भी हमारा 7 to 8 ईयर हो चुका है, जिसमें आईटी जेई मेंस एडवांस गेट बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बात कर लेते हैं, मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वो है सीयूटी का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमें समझना है, हालांकि आपने फॉर्म डाला है तो पता ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम मतलब कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। मीडियम हमारे पास बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश में भी आता है और अदर भी लैंग्वेज भी होते हैं, हिंदी वगैरह भी होते हैं, तो बाइलिंगुअल होता है। और वो इंग्लिश तो कंपलसरी सभी में होने वाला है, और दूसरा लैंग्वेज जो होता है वो आपको चॉइस रहेगी कि आप कैसे लैंग्वेज पे देखना चाहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास जो होंगे मैथमेटिक्स के, वो हमें 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट इन मैथमेटिक्स वो आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो आपको कितने होंगे, 200 होगा। ऑफ कोर्स +5 मिलेंगे आपको मार्क्स अगर आप राइट करते हैं। 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो +5 मिल जाएंगे आपको। 10 की क्या मिल जाती है आपको, सीधे सीधे आपको एक फ्री हैंड मिल रही है कि आप 40 अटेंड करना चाहते हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चॉइस जैसा आपको मिल गया, ठीक है। और -1 हो जाएगा आपका, नेगेटिव मार्किंग अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका। तो ये बहुत ईजी है। 1/5 नेगेटिव मार्किंग है मतलब नथिंग है। 1/5 मतलब बहुत ही ईजी है। आप अगर आपको कोई डाउटफुल हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, कहने का मतलब ये 1/5 की नेगेटिव मार्किंग बहुत सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन टाइप आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। एग्जाम का जो मैथमेटिक्स का ड्यूरेशन होगा वो होगा 45 मिनट। और सबको पता है कि ईयर में एक ही बार ये एग्जाम होता है। तो ये पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये बेसिक चीज़ें थी। फिलहाल के लिए हम अपने पेपर में चलते हैं, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू। हमारे पास दो लिस्ट गिवन है, हमारे पास इसको मैच करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रांसपोज से रिलेटेड है और डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है कि हम मैट्रिक्स में क्या सीखते हैं कि ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट इजीली पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिटरमिनेंट इसका डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट ए जो हमारा है वो इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसको भी समझ लीजिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि सबसे पहली चीज वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हो रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रहे हैं, तो बार बार ये बात मैं नहीं बोलूंगा। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसके लिए सबसे पहला काम है कि वो जो ए होना चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ और फिर से मुझे ए देखने को मिल रहा है, तो उसको ही कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। पोजीशन में आप इतना याद रखेंगे कि ए आई जे की पोजीशन जो होती है ए जे आई के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या होता है, ए जे आई के इक्वल होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे A12 है आपका, तो वो A21 के इक्वल होगी। A32 है आपका, तो वो A23 की इक्वल होगी। इस तरीके से इसमें बातें कही जाती हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी हो गई। क्लियर हुआ? तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहेगा कि अगर A ट्रांसपोज करता हूँ तो वो -A के इक्वल होता है। ठीक है। इसमें क्या खास बात निकलती है? इसकी खास बात ये निकलती है कि अगर हम यहाँ पर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ के जो A11, A22, A33, A44 ये एंट्रीज होते हैं। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, ठीक है, A33 हो गया। ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ANN, इसके लिए एंट्रीज क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक खास बात ये भी होती है, क्या होती है कि हमारे पास जो ए आई जे है वो -AJI के इक्वल हो जाता है। जैसे A12 -A21 के इक्वल हो जाएगा, A32 -A23 के इक्वल हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे और समझेंगे कि हमारा क्या कह रहा है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, जैसे कि हमने सीखा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए किसका होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। तो ए चला गया फोर्थ में। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A किसका होता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो बी चला गया थर्ड में। तो बी हो गया थर्ड में, ए हो गया फोर्थ में। तो देखो हमारे पास ये तो हटाई दो, दो ऑप्शन तो इनको हटाई दो। अब ए और बी से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो दो, अगर हमें ऑप्शन क्लियर थे, मतलब कि हम इससे दो ऑप्शन तो अपने डिस्कार्ड कर ही लिए हैं केवल दो डेफिनेशन के हेल्प पर। ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो होता है, उसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सिंगुलर कैसे याद करेंगे। तो सिंगुलर वर्ड में देखो सिंगल वर्ड निकल रहा है। सिंगल का मतलब होता है केवल एक वैल्यू, तो मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। और डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से देख लो सी गया किसमें, फर्स्ट में। तो सी गया हमारा फर्स्ट में, कौन सा ऑप्शन गया है, सेकंड। तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पर क्वेश्चन आपको जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उससे रिलेटेड वो हम आपको बताते चलेंगे, ताकि आपका हेल्प मिल जाए क्वेश्चन को करने में। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कि देन ए बी मैट्रिक्स क्या होगा। तो मतलब सिंपल सिंपल से सीधा सीधा प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। तो ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, और मैट्रिक्स सीधे सीधे हमें आंसर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। ए बी करना है हमारे पास। ठीक है। ए बी से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते लेते हैं, या फिर आप कोई नहीं, आप इस वाले को स्टार्ट करते हैं। और ये पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो रो फर्स्ट रहेगी, सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम रहेगी। इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा, और 0 × 0 यानी 0 हो जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास 1 के लिए दो ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शन का काम खत्म हो गया। इसमें डिफरेंट देखो कौन सा है, तो इसमें डिफरेंट है हमारे पास, ये वाला भी डिफरेंट है और ये फर्स्ट वाला भी डिफरेंट है। तो मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देख लेता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखता हूँ, तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। कुल मिला के इसमें 0 आ गया, और 0 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। मतलब आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप ऐसे ही छोटे छोटे तरीके से करके देख सकते हैं। ये 2/2 का था, इजी था। अगर 3/3 का भी होगा तो हम उसको इस तरीके से करके समझ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ A is a square matrix and I is the identity matrix of same order such that A square is equal to I, then A minus I का whole cube plus A plus I का whole cube minus 3A is equal to क्या होगा। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या होगा। मान लीजिए A माइनस आई का होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, A क्यूब आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3A² आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आंसर वही होगा। तो इसको मैं इसी वक्त हटा भी देता हूँ साथ ही साथ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3A आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा -I³ आ जाएगा। तो ये हमने I³ का करेंगे तो आई ही आंसर आएगा। तो ये हमने ब्रेक कर लिया इस वाले को, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब A प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कर लेंगे। आइडेंटिटी आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रख देंगे। तो सिंपली ये सारे आइटम जो भी लिखे हैं इनमें प्लस लगा दो। तो A³
प्लस 3a² और यहाँ पे प्लस 3a और यहाँ पे प्लस आई, ये हो जाएगा हमारे पास। -3 है तो -3 है। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे 3a है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ए क्यूब यानी हमें पता है क्या है कि a² इंटू आई, ए बोल सकते हैं, और a² की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई है। तो आई इंटू ए, आई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका किसी भी साथ प्रोडक्ट करें तो सेम आता है, इसका मतलब ये ए छोड़ेगा, तो इसने छोड़ दिया ए, ठीक है, और ये भी छोड़ देगा ए, तो ए और ए बन गया 2a, और यहाँ पे हमारे पास है 3a, तो कितने हो जाएंगे 5a, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे हमें फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक बेसिक मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देन इसका जो डिटरमिनेंट, अब पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है एडजॉइंट के केस में, कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये एडजॉइंट के केस का कहानी है, तो इसको समझ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो सबको पता है एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ये 12th में आपने बेसिकली सीखा है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे से बन जाते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ के यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ए है, तो ये के अगर बाहर होना चाहेगा तो कैसे हो जाएगा, तो के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। इसको याद रखना है आपको। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, उसको याद कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडजॉइंट ऑफ, और अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है ए का होल डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1 हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 आ जाती है कि हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऐसा आता है तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है, वो ये होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका क्या डिटरमिनेंट होगा, तो इसमें याद रखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो जितने एडजॉइंट होंगे ना, उसके n-1 की उतनी पावर आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडजॉइंट एक बार था, तो यहाँ पे पावर यहाँ पे क्या रहेगी, एक रहेगी। यहाँ पे देखो 2 बार है, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो अगर हमने इसी में कह दिया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और तब हमने ए रख दिया यहाँ पर, और हमने अब पूछ लिया क्या होगा, तो इसको बोल देंगे आप डिटरमिनेंट ऑफ कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 का होल पावर 3। इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे टॉपिक में चलता हूँ अपने। अब प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो क्या मैं इसका एडजॉइंट निकालने बैठूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं सिंपल सिंपल क्या कर दूंगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल दूंगा। इसके डिटरमिनेंट में तो हमारे पास ये दोनों तो जीरो ऑलरेडी बना है, तो केवल इसको उठाना है, √3 उठा लेना है। और आपको पता है कि ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ऐसे इसको ढक लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 √3 आ जाएगा। और पता है ऑर्डर कितना है, 3/3 का है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 हो गई। फॉर्मूला हमारे पास सिंपल, हमने अभी बता दिया था, n-1 होता है डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट में हमारे पास -3 √3 है, और पावर क्या होती है n-1, यानी 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 3 9 3 27, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो कितना सिंपल था क्वेश्चन, आपने ये देखा कि इसमें कुछ खास नहीं था। ऐसे ही करना है। ये प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर हालत में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये सब। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लेते हैं क्या कहता है ये। तो ये कह रहा है कि y इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, देन इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। फिर भी इसको एक बार समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल
सॉल्यूशन करने का तरीका समझ लें। सॉल्यूशन करने का तरीका वही है कि डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। हर डेरिवेटिव में हमें e की पावर को एलिमिनेट करना है, यही इसका सॉल्यूशन का तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है कि हमारे पास ये जो है ना, इनको कर लो, तो इसको कर लो d-2, और ये हमारे पास 3 है तो इसको लिख देंगे d-3, और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा d² माइनस 5d और प्लस हो जाएगा 6। समझ में आ गई बात? -5d प्लस हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5d वही हमारा आंसर है, यानी 5d, d का मतलब यहाँ पे dy अपन dx से है, d का मतलब यहाँ पे dy अपन dx से है। तो आप चाहो तो इंटू में y लिख दो, तो आप चाहो तो इंटू में y लिख दो, और dy को हम बोलते हैं dy अपॉन dx, और d2y को हम बोलते हैं d2y को हम बोलते हैं d2y अपॉन dx2, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सिंपल से शॉर्ट ट्रिक हमने बता दी कि यहाँ पे 2 3 जो भी होगा साइन के सहित उठा के रख लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। अब सिंपली आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अगर इक्वल टू में ये जीरो है, इक्वल टू में क्या होता है, ये जीरो होता है। ठीक है, इक्वल टू में जीरो है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि d² प्लस 6 y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 dy होगी, मतलब 5 dy अपॉन dx, दैट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें कितना मेहनत किया आपने, सोचो। एक बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले गए, इसमें कुछ खास नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और इसमें बहुत है ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है, जो बेसिकली आप ट्राई करते थे डेरिवेटिव में वो सब नहीं करना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द इंटरवल on which the function f of x is equal to x square into e की पावर माइनस एक्स इस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और वो इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो वो कभी करेगा जब उसका डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। डिक्रीजिंग कब करेगा, जब उसका डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो करेगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, इक्वल टू जीरो मतलब होता है वो फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग करेगा, इंक्रीजिंग का मतलब होता है इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, और वो क्या कर देंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने, तो डेरिवेटिव किया तो हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x ई की पावर माइनस एक्स, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, और प्लस सेकंड छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव वही है, तो कुछ भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पहले कर लें, किसी को बाद में कर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या ले लें अपन, इसमें ले लेते हैं हम कॉमन एक्स, तो बचेगा 2, और ई की पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x, सॉरी 2 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा x। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो रख दूं, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अपने पास, एक तो पहले मिल जाएगा x इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीरो कभी होगा नहीं, तो ऑलरेडी ये जीरो में चला जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें मतलब x और 2 माइनस एक्स से है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, हमेशा पॉइंट्स निकाल लें, क्रिटिकल पॉइंट्स, और नंबर लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप ये पॉइंट्स को उठा के इसमें रख दें, ये पॉइंट्स को उठा के आप इसमें रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ऐसे रख दिया। एक तरीका मैं ये बता देता हूँ, या फिर दूसरा तरीका आप इसे समझ सकते हैं कि e की पावर x मैंने ले लिया कॉमन इसमें। जैसे मैंने इसमें e की पावर x ले लिया कॉमन, तो इसमें ये भी बन जाएगा आपके पास 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें बस इस पर फोकस करना है। और ये एक क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक में लार्जेस्ट पावर की पावर जो है उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पता है कि वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आता, तो आपका ये जो बनता ग्राफ वो इस टाइप से बनता, इस टाइप से। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट आपका क्या बन गया, ये पार्ट आपका पॉजिटिव बन गया, ये पार्ट आपका नेगेटिव, ये पार्ट आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो आप समझ पा रहे हैं इस पार्ट में पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग में चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव इस पार्ट में आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहला पॉइंट है जीरो, दूसरा पॉइंट हमारे पास 2, तो 0 2 के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब 0 2 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, 0 से 2, 0 से 2 के लिए पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को वाइज कर सकते हैं। अगर आप इसके वाइज अकॉर्डिंग देखते तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको ऐसे ही रास्ते में जाना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये स्टेप क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास मॉडुलस की कहानी आती है। सेम उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ भी हम पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है? मॉडुलस एक्स का मतलब होता है कि माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल जीरो तो आप किसी में भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हमारा मॉडुलस एक्स है। तो इसका मतलब आपको ये सोचना है कहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये सोचना है 1 और 4 के बीच में। तो आपको पता है ये ब्रेक कहाँ से हो रहा है, तो 2 से ब्रेक हो रहा है। पहले 1 और 4 ऐसे लिख दो, जो भी पॉइंट उनको ऐसे लिख दो। 1 और 4 हमने लिख दिया। फिर जिस पॉइंट पे 0 उसको लिख दो, जैसे 2 पे 0 हो रहा है उसको लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से लिख दिया। अब इसका मतलब लेफ्ट साइड में रहेंगे तो नेगेटिव छोड़ेगा, और 2 के राइट साइड में रहेंगे तो पॉजिटिव छोड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, उसके राइट साइड में पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइड कौन हुआ? 4 से 1 से लेकर 2 में। तो 1 से लेकर 2 के बीच में इसको क्या कर दो? नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव एक्स माइनस 2 लिख दो ऐसे, ठीक है। फिर लगाओ प्लस, अगला प्लस के लिए तो प्लस लगाओ। अगला प्लस कहाँ गया? 2 से लेकर 4 तक गया, तो 2 से लेकर 4 के बीच में इसको प्लस कर दो। तो ये हमारे पास ये हो गया प्लस में x माइनस 2 प्लस में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो इजीली। इसका इंटीग्रेशन करना वेरी इजी। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। ये हमारे पास आ जाएगा, और लिमिट चलेगी 1 से 2। प्लस सिमिलरली इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 2 से 4, ठीक है। ये बन जाएगा। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 अप्लाई कर लेंगे तो 2 टू जा 4 बाई 2 मतलब 2 आ जाएगा, और 2 अप्लाई करेंगे 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस का हाफ आ जाएगा, और इधर पुट कर देंगे तो ये प्लस का हमारे पास 2 हो जाएगा। ये बन गया इधर। प्लस अब हम 4 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 4 2 जा हमारे पास 8 हो जाएगा, और 2 रखेंगे 2 2 जा 4 माला माइनस का 2 आ जाएगा, और 2 रखेंगे माइनस में प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है कि 2 2 जा 4 यानी 4 से 4 खत्म, माइनस में प्लस यानी हाफ हो जाएगा ये, और प्लस। अब इधर हम देखते हैं तो 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाता है, 4 में 2 गया 2 यानी 2 आ जाता है, और 2 2 जा 4 1 5, 5 बाई 2 हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ये भी 8 का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास आ गया। एक कॉन्सेप्ट मैं इसमें बता देता हूँ, क्योंकि लॉग का यहाँ पे काम दिख रहा है आपको साफ साफ। तो लॉग के काम में आपको याद होगा कि अगर लॉग ए और ये मतलब बेस और यहाँ की वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि x लिखा हुआ है, तो यहाँ जो बेस है और सेम उसी बेस पे पावर अगर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे अगर x है तो इसकी सेम वैल्यू x ही आती है। मतलब ये पावर में अगर बेस में ऐसे लिखा हो तो अगर ये दोनों सेम मिल जाए तो इसकी वैल्यू क्या आती है? x ही आती है। इस तरह आपको याद रखना है। अगला फॉर्मूला लॉग का बनता है लॉग m की पावर n, जो कि होता है n log m। तो हम ये भी यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये पावर है, तो पावर है तो पलट के कहाँ आएगा? ये आगे आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। फॉर्मूला तुम्हारा एन लॉग एम का, लॉग एम की पावर एन वाला अप्लाई होगा। ये भी यहाँ आगे आ जाएगा, और ये भी पावर यहाँ आगे आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हमें रिजल्ट मिल जाएगा? तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा मुझे। देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी फास्ट में आपको बता रहा हूँ। वो भी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं भी 12th का एग्जाम देकर आए हैं, तो आपको बहुत बेसिक चीजें, सब चीजें पता है। तो मैं ज्यादा बेसिक में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट बताते हुए क्वेश्चन को फास्टली करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इसको मैं आगे लेकर गया तो फिर भी हम काफ़ी डिटेल बता रहे हैं। वैसे इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट ही सीखना है। तो ये इसका मतलब ये पावर यहाँ आएगा तो एक्स पावर 5 बन जाएगा। तो सिंपली मैं बोल दूंगा एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2। और ये हटा इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसी बेस पे हट रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, और dx हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स पावर 4 यहाँ पे ले लेता हूँ तो बचेगा एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा एक्स माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? ऊपर बचेगा पावर 4, नीचे बचेगा पावर 2। तो पावर 4 में पावर 2 गए, मतलब एक्स स्क्वायर बचा, dx बचा। इसका इंटीग्रेशन करना वेरी सिंपल है, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास सी आ जाएगा। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस लाइन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? पहली चीज तो हमारे पास क्या है
कि अगर हमारे पास एक दिया गया है पैराबोला, तो ये हमने बना लिया पैराबोला। लाइन हो गई एक्स इक्वल टू वन की लाइन हो गई, तो ये हमारे पास हो गई एक्स इक्वल टू वन की लाइन। ये हो गई एक्स इक्वल टू वन की लाइन। इससे बोला है इस रीजन से बाउंडेड बोला है, तो आराम से हमारे पास दो हिस्से हो गए। दो हिस्से हो गए तो इसका मतलब जो भी इंटीग्रेशन करेंगे उसमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी एक का निकाल लेते हैं, ठीक है, इधर का निकाल लेते हैं। लिमिट गई जीरो से लेकर वन तक की, लिमिट हो गई जीरो से लेकर वन तक की। ये है क्या, एक्स एक्सिस में है, इसलिए यहाँ पे हमें लगेगा वाई डी एक्स लगेगा। क्या लगेगा, वाई डी एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी टू रूट एक्स निकलेगी। तो इसको उठा के पुट कर देते हैं, तो सिंपली हो जाएगा टू, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो से वन, यहाँ हो जाएगा टू टू जा फोर, क्योंकि इसका भी टू रहेगा, टू रूट एक्स रख दिया मैंने, और ये हो गया हमारे पास डी एक्स। तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट एक्स का हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, दैट मीन्स टू बाई थ्री हो जाएगा। और वैल्यू जीरो से वन अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एट बाई थ्री, एट बाई थ्री आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बता देता हूँ। तो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका ऑर्डर फर्स्ट हो और डिग्री भी यहाँ पे फर्स्ट लिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका जो लीनियर कोएफिशिएंट है वो ना तो y हो और ना तो कोई और हो, ठीक है। y भी नहीं होना चाहिए और ना दूसरा कोई डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए लीनियर फैक्टर के तौर पर, तो ये हमारे पास होता है। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, तो पी वाई ले सकते हैं इज इक्वल टू क्यू ले सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई ले लिया मैंने, प्लस पी एक्स ले लिया इज इक्वल टू क्यू ले लिया। और यहाँ पे अब जो पी और क्यू हैं वो दोनों कैसे हैं, वो हैं वाई के फंक्शन, कुछ इस तरह से हमें लेना है। तो ये दोनों तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। बट ये नहीं होगा, और ये भी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन में आ गया इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये भी होगा, ठीक है। तो ये भी क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। पी और एक्स क्यों हमारे एक्स के फंक्शन है, क्योंकि मैं इसको डिवाइड कर जब कराऊंगा तो इसमें पी और क्यू एक्स के फंक्शन आएंगे, तो इसका मतलब डी भी होगा। तो ए बी डी होगा, तो ए बी डी किस ऑप्शन में गया, ए बी डी हमारा गया फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत आई इसमें, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई समस्या आई होगी। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाई log e की पावर डी अपॉन डी एक्स है इक्वल टू ये। तो इसको मैं अगर क्या लिखूं, तो अगर मैं log यहाँ बेस e है हमारे पास, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्चुअली में क्या आएगा, तो हो जाएगा e की पावर थ्री एक्स इंटू ई की पावर फोर वाई, ये आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं x और y को अलग अलग कर लेते हैं तो e की पावर माइनस फोर वाई हमारे पास हो जाता है, फिर हो जाता है डी वाई इज इक्वल टू हो जाता है e की पावर थ्री एक्स हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है डी एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे मिल जाता है वन बाई फोर ई की पावर माइनस फोर वाई, और इक्वल टू हमारे पास हो जाता है वन बाई थ्री ई की पावर हमारे पास थ्री एक्स, और प्लस हमारे पास सी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बन गया। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर फोर ई की पावर थ्री एक्स और प्लस थ्री ई की पावर फोर वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये देखने को मिल जाता है। तो फोर ई की पावर थ्री एक्स, फोर ई की पावर थ्री एक्स एंड प्लस थ्री ई की पावर, माइनस यहाँ पे था, सॉरी माइनस यहाँ पे था, माइनस, ये माइनस था ना, तो माइनस थ्री की पावर माइनस फोर वाई प्लस सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताइए किसी को दिक्कत इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मैं अब लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको समझ लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि x इक्वल टू जीरो टू जीरो वन टू और p ऑफ x इक्वल टू, ये हमारे पास दिया जा रहा है, बोल रहा है कि ए पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, देन हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहली चीज ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी दिया जा रहा है उसका सम हमेशा वन होता है। मतलब इन सभी को अगर हम सम कर देंगे तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स वन माइनस सेवन ए स्क्वायर प्लस हाफ ए प्लस वन बाई फोर और प्लस हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर मैंने ये कर लिया तो ठीक है। अब इसमें क्या बचा हमारे पास, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। तो सेवन माइनस माइनस सेवन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट मीन माइनस सिक्स ए स्क्वायर
1/4 यानी 5/4 प्लस 5/4 और प्लस 1/2 a। अच्छा, ये 1 से 1 अगर हम कैंसिल कर दें तो सिंपली सिंपली मुझे 1/4 ही लिखना है, और ये हमारे पास 1/2 है इक्वल टू 0। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो हो जाएगा 6×4 = 24 a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2a, और आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। 24 a² -2a +1 इक्वल टू 0। तो ये हमें देखने को मिल गया। अब इसको मतलब अभी ये तो ऐसे फेडरेशन सॉल्व पॉसिबल तो है नहीं सॉल्व करना, तो उसके लिए तरीका हमारे पास क्या है। एक मिनट, जब माइनस मल्टीप्लाई कराए तो ये भी हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। तो हम क्वाड्रेटिक में आप चाहो तो फैक्टराइजेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 = 24, हाँ तो फैक्टराइजेशन ही कर लो आप। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 24a² और यहाँ पे हो जाएगा 6a, और यहाँ पे हो जाएगा +4a और -1 इक्वल टू 0। और इसमें अगर हम देख पा रहे हैं तो 4a हमारे पास -1 एक फैक्टर मिल गया, और एक फैक्टर हमें मिल जाएगा यहाँ पे +1, इधर हो जाएगा 6a। तो 6a +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4, और दूसरी a की वैल्यू आ जाएगी -1/6। और क्योंकि इन्होंने कह दिया ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो खत्म हो गया, नेग्जिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4। मुझे चाहिए 0 से 2 तक चाहिए, मतलब हमें 0 को छोड़ देना है, और ये और दोनों ले 2a, ठीक है, ए, और ए की वैल्यू रख देंगे 1/4। तो ये कुल मिला के ये हो जाएगा इंटू में 1/4 प्लस हमारे 1/4 प्लस ए इसका मतलब 1/16। इसको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाता है, 4 प्लस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 16। 8 2 = 16, 4 4 = 16, 16 तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पॉइंट्स ऑफ द रीजन एसोसिएटेड विद द एलपीपी हमारे पास कांस्टेंट, और इसमें हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑकर्स एट बोथ पॉइंट हमारे पास 3,4 और 0,5 दिया गया है। तो बड़ा बेसिक चीज है, क्वेश्चन ने हमें बोल दिया है कि आर इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये हमारे पास है, ठीक है। जब क्वेश्चन ने सब कुछ हमें दे दिया है परोस कर, हमें बस खाना ही तो है। 0,0 5,0 3,4 0,5, और ऑप्टिमल जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 3,4 और 0,2। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब होता है, देखो कॉर्नर पॉइंट मतलब क्या होता है। सपोज करो कोई रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया, अब कोई रीजन हमने सिलेक्ट किया लाइंस के थ्रू, ठीक है, हम ज़्यादा समझाएंगे, बस ऐसे समझा देते हैं। लाइंस थ्रू, तो इसमें जो मान लो ये शेडेड रीजन आया, इसका ये क्या आया, शेडेड रीजन आया। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं ना, इनको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। अब इस कॉर्नर पॉइंट, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट जैसे मैक्सिमम कंडीशन दे रहा है, ठीक है, तो सारे के सारे इसको मैक्सिमम दे नहीं रहे होंगे। इन कॉर्नर पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स होंगे जो जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट कहलाते हैं ऑप्टिमल, ऑप्टिमल कहलाते हैं, ठीक है। और इस पर जो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू कहते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि भाई इस पॉइंट पे ऑप्टिमल वैल्यू हो रहा है, इसका मतलब इस पे ये मैक्सिमम हो रहा है। तो क्या रखने पर 3,4, 3 रख दो भाई तो बनेगा 3p, और 4 रख दो भाई तो बनेगा 4q, और मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब सेम ही आंसर दे रहा होगा। तो 0 रख दो भाई इसमें, तो 0 रख दिया, और 4 रख दो, 5 रख दो, तो यहाँ बन जाएगा 5q, और 5q 4q माइनस किया तो 3p इक्वल टू बन गया हमारे पास q। इससे सिंपल आंसर क्या ही होगा, 3p इक्वल टू बन गया हमारे पास q। कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मतलब जैकपॉट है, क्वेश्चन में सब कुछ तो दे ही दिया गया, आपको बस करना था, ठीक है। हमने क्या कहा अभी, जस्ट अभी मैंने क्या कहा कि मिनिमम वैल्यू दिया, और आपको पता है फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होता है जिस पॉइंट पे हो रहा है वो पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका है कि पॉइंट तो हमें दे ही रखे हैं, उन पॉइंट को हम रीचेक कर लें। तो हम पॉइंट को रीचेक कर लेते हैं, सॉल्व करने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 6,0 रख देंगे, वैल्यू निकालेंगे। 6,0 रख देंगे तो हमारे पास 6 और 0 रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 6 0 रखने पर 6 आया, ठीक है। 0 3 रख देंगे, 0 3 रखेंगे तो भी आंसर 6 आया। अब बोल रहा है कि अब हमें चेक करना है कि इसके अलावा कोई पॉइंट है जिस पे ये मिनिमम हो सकता है। तो भाई साहब ये ऑप्शन ना होता ना, तब तो मैं ये मार देता,
ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन होने की वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या और तो नहीं है कोई। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बेस्ट तो मेरे लिए यही गया, लेकिन अब इस ऑप्शन की वजह से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ चेक करने का, बड़ा सिंपल तरीका है। हालांकि आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ कि कैसे करना है। तो उसके लिए तरीका क्या है, वो तरीका समझिएगा। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, दोनों ही ग्रेटर देन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला लाइन तो बन गया 2x प्लस 3 के लिए। अब इसका कटिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे, तो जब x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू 3 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। ठीक है। और y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आ गया, तो ये बन गया 3/2 कामा 0। अब x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो सेम पॉइंट हो गया ये। और जब मैंने इसमें y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, तो पॉइंट 6 हो गया। इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा दोनों ही क्या है, गेटर है, तो दोनों ही गेटर है, इसका मतलब ये वाला रीजन सेलेक्ट हो गया। तो ये पॉइंट हो गया 0,6 का, और ये पॉइंट हो गया 0,3 का। तो जाहिर सी बात है अनबाउंडेड सिचुएशन गई और इसमें दो ही पॉइंट मिल गए, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर, ज्यादा चेक करने की जरूरत इसमें नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा कुछ काम नहीं करवाना चाहता मुझसे ये। ठीक है। और कोई फिर उसमें पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें। अब यहाँ पे देख लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x है, देन वेयर आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास गिवन है। 1 1 और 2 चेक करते हैं, अलग अलग कोई भी पॉइंट डालेंगे अलग अलग आंसर आएगा। जब भी याद रखो लीनियर कोई बात होती है, लीनियर में कोई बात आती है तो इसका मतलब वो 1 1 और 2 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 1 1 भी है और 2 भी है, सीधे आंसर मारो आगे बढ़ो, इसमें कुछ भी खास काम नहीं करना है। ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आओ, a इक्वल टू 1 2 3 हमारे पास दिया गया, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन 1,2 एंड 1,3 द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, रटा हुआ होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि अगर कोई सेट है, उसके जितने भी मेंबर हैं उन सभी के लिए सेल्फ पेयर होना चाहिए, ये कहता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई रिलेशन में x रिलेशन y है, तो मैं पलट के देखूं तो y रिलेशन x भी होना चाहिए। ट्रांसटिव मतलब होता है x रिलेशन अगर कोई y है तो y रिलेशन z है, तो जाहिर सी बात है कि x रिलेशन z होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक है। अब एक सेट बताओ, अगर वो रिफ्लेक्सिव बोला है तो उसमें दो तीन चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी भर गई, 1,1 2,2 3,3, इस पेयर को फुलफिल करने के लिए। अब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, इसका काम खत्म। अब एक रिलेशन तो हमारे पास कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। अब दूसरा हमें सोचना है, क्या सोचना है कि भाई साहब 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 डाल दिया हमने, और बोल रहा है 1,3 होना चाहिए तो 1,3 डाल दिया। और क्वेश्चन है कहते हैं सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक में आपको पता है रिवर्स करने पर मिलना चाहिए, तो इसका मतलब 2,1 भी होना चाहिए और 3,1 भी होना चाहिए। तो ये हो गए कंपलसरी एलिमेंट्स जो होने ही होने चाहिए। अब अदर हमारी जरूरत है तो उनको डाल के हम कितने बना सकते हैं, हमें ये सोचना है। तो अगर मैं अभी इसको चेक करके देखूं, कुछ भी ना डालो, यही मिला, क्योंकि कुछ भी डाल रहे हैं तो नहीं मिल पा रहा है, तो एक ही सेट मिलेगा तुम्हारे सामने बना हुआ है, यही एक मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया। अगर मैं इसको देखूं तो 2 रिलेशन 1 है 1 रिलेशन 3 है, तो बनेगा 2 रिलेशन 3, जो कि 2 रिलेशन 3 सेट में नहीं है। अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूं तो फिर ट्रांसटिव भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता तो पता चल जाता। ठीक है, केवल एक ही पॉसिबल है। मैंने ट्राई किया, आपके सामने तो ट्राई किया, चांस मैंने माने। और 3/3 3 एलिमेंट हैं तो 3 3 जा 9, टोटल 9 पॉसिबल ही हैं। और कितने हमारे पास बन चुके हैं, 3 और 4 बन चुके हैं। दो एलिमेंट अब बचे हैं, उसको डालते ही ट्रांस टू बन जाता है, इसका मतलब वो दोनों डालना ही नहीं था, एक ही बनेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो भाई फार्मूला है, कुछ खास है नहीं। अब इसके लिए सोल्यूशन करने का तरीका बड़ा सिंपल बता देता हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हमने इसको अगर मान लिया y, तो tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर हमने मान लिया y, तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू tan y बन गया। ठीक है। हमें निकालना है, अब tan इनवर्स की जगह पे y रख दो, तो बन गया हमें sin y। हमें निकालना है sin y की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ tan y इक्वल टू ये x है, तो हम x/1 मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें निकालना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालने का तरीका सबको पता है, तो 1 + x² बन जाएगा। साइन थीटा तरीका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये बन गया। अब ये ऑप्शन कौन सा गया हमारे पास, ये ऑप्शन गया 4, तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में।
90 नंबर प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एंड एम आई जे ए आई जे रिस्पेक्टिवली डिनोटेड द मैनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे एंड देखो सबसे पहली चीज हमारे पास माइनर्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं माइनर्स क्या होते हैं, जैसे एम आई जे लिखा हुआ है तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें, जो भी बचेगा उसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लें। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और -4 2 जा 8, और ये इसका क्या बन जाता है, माइनर बन जाता है। इसी प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। सपोज करो हमने निकाल दिया 2 2, तो हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब करेंगे क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम है हमारा, तो सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बचा एलिमेंट उसका आप क्या कर लीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। तो 1 1 जा 1 और -2 1 जा 2, दैट मीन्स -1 आपका बन गया यहाँ पर माइनर। ठीक है, तो आपने माइनर निकालना सीख लिया। अब आप को निकालना सीख लेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाता है आई प्लस जे, और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा CIJ, ये बन जाता है। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास बनता है, और यहाँ पे इन्होंने को फैक्टर को, माइनर को MIJ और को फैक्टर को AIJ डिनोट किया है, तो यहाँ पे आप MIJ लिखेंगे क्योंकि माइनर हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से माइनर भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि आपको MIJ निकालना आ गया है तो आप माइनर भी निकालना सीख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना है A21 का, तो 2 प्लस, यहाँ पे A21 निकालना है सपोज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 2 + 1, और M21। अब -1 की पावर अगर ऑड आता है तो माइनस में, और -1 की पावर अगर इवन आता है तो प्लस में, तो इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा। और M21 सॉल्व करना आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, यानी 2 - 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला सामने है, तुम्हारे क्वेश्चन भी क्लियर है, तो अब इसको चेक करते हैं। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम मैंने भी निकाल के देखा था, -1 आ रहा था, इसका मतलब ये सही है। अब A23 से सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 में 4 गया 0, ये भी सही है। A32 हमारे पास ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी ओनली, अब सी को चेक करना ही पड़ेगा ना। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको जो करेंगे तो 2 1 जा 2 हुआ हमारे पास, और -1 प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 3 आ गया, और 3 2 5 होता है, इसका -3 आना चाहिए, और ये यहाँ पे सही नहीं निकला है, इसलिए तो सी तो हट ही जाएगा। तो सी हट जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन और ये ऑप्शन हट गया। इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड भी हट गया। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पे सेकंड रो ये चला गया, थर्ड रो ये, थर्ड कॉलम ये चला गया है, तो अब पास क्या बन जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 0 आना चाहिए, तो ये भी देखो नहीं है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर हो चुका है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब चाहो तो इसको भी चेक करो, हालांकि इसको भी नहीं थी चेक करने के लिए, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गई कहानी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रहा है कि ये हमारे पास दिया गया है और बोला A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू आई, तो सिंपल है, और आई यहाँ पे होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो में लिखे हैं उनको कॉलम में, मतलब कि कुल मिला के रो वाले कंप्लीट कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है उसका। तो जैसे ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले हम, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, सीधे सीधे मैं ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज से पहले निकालो इसका, फिर सीधे सीधे ऐड कर दो तो ए उसमें। ठीक है, तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरे पास आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये पहली रो हमने उठाई और उसको कॉलम में ऐसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम दूसरी रो उठा रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया। और इनटू में हमारे पास क्या है, अब उसको लिख लेते हैं इनटू, सॉरी प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास ए है, ए को लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा है। इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो प्लस करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और ये हमारे पास साइन से साइन हमारा 0 हो जाएगा, साइन साइन हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर आ गया 2 cos थीटा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू आई के, आई मतलब होता है 1 0 0 1 के इक्वल है, तो इसको ये कंपेयर करेंगे हम, हमारे पास तो हो जाएगा 2 cos थीटा
इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से निकलेगा थीटा की वैल्यू। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, सबको पता है 1/2 वैल्यू कॉस की 60 की होती है, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये अल्फा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री को बोलते हैं पाई/3। अब फॉर्मूला होता है कॉस थीटा उसको कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन वी कैन से कि थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका मतलब 2n पाई प्लस माइनस अल्फा को वैल्यू पाई/6, 2n पाई प्लस माइनस पाई/6, तो यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ इंटीजर n को इंटीजर बोल दिया तो प्लस उठा लो केवल, तो यहाँ प्लस लिया गया तो प्लस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2n पाई प्लस पाई/6 यानी कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी बात पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने आपको पहले ही फंडा बता दिया था, अब आप क्वेश्चन खाली डील करेंगे। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खूबी होती है कि अगर कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी पावर अगर ऑड आता है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर इवन आता है तो सिमेट्रिक बन जाता है। तो ये ऑड पावर है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू चाहिए, इसका मतलब ये सही तो नहीं करना है। ऑड है ये भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कोई दिक्कत नहीं, इवन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी सही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इवन है यहाँ पे ऑड है और सिमेट्रिक बोल रहा है, ये तो गलत बोल दिया, तो ये गलत बोल दिया मतलब यही सही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पावर ऑड आती है तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर इवन आती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि इनमें से ए और बी दोनों इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ए बी का होल इनवर्स सबसे महागलत तो यही है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स सबसे महागलत ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही है, तो जो सही है वो तो सही नहीं है और जो नहीं सही है वो सही करना है, इसका नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है, तो ये तो नहीं होगा, अब यही होगा, तो ये हमारा नॉट करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए प्रॉपर्टी हर एक जो भी चैप्टर आप पढ़े उसकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़ें, मतलब जो भी चैप्टर आप क्लियर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसमें मुझे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आपको ज्यादा सोल्व करने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाइए, ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है और ए भी पूछ रहा है। तो आपको पता है कि दो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब उनके इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसके टोटल नंबर रोज आपस में इक्वल हो जाता है, तभी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ। तो इसका मैट्रिक्स क्या बना, ए बी का इधर 2 है इधर 2 है, तो 2/2 का मैट्रिक्स बना, ए बी क्या बना, 2/2 का मैट्रिक्स बना। अब ये कांस्टेंट है तो हमने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, के ए अगर ऐसा है तो बाहर होता है तो के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है, तो के की वैल्यू यहाँ 5 है, 5 हो गया। ठीक है, ऑर्डर यहाँ मैट्रिक्स का 2 है तो पावर 2 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पे यहाँ पे ए बी है तो यहाँ ए बी आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे, तो 5 की पावर 2 ए बी, तो ए बी को हम जानते हैं क्या बोल देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बोल देते हैं, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और फोर्थ भी करेक्ट आंसर हो रहा है। फिर तो मोर करेक्ट की बात करेंगे तो मोर करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सिमिलर ही हैं, बात समझ आ रही, तो मोर करेक्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और करेक्ट तो दोनों ही है रियलिटी में। तो चलें आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं और ये बोल देता है हमारे पास, वैसे आई थिंक ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन यहाँ ए बी सी के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वहाँ जो स्टेटमेंट में फर्स्ट एंड थर्ड होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है, फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन में वो ऑप्शन आप टिक कर देना, क्योंकि शायद उसके ऑप्शन मैंने नहीं डाले इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए एक्स इक्वल टू बी बी एस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल देन द सिस्टम हैज। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, कि अगर सिस्टम सिस्टम दो कैटेगरी में होता है, एक होमोजीनियस होता है एक नॉन होमोजीनियस। तो अगर ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो जो बी है अगर बी इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं।
होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। और होमोजीनियस सिस्टम हमेशा एक सोल्यूशन तो देगा ही देगा, तो इसलिए होमोजीनियस सिस्टम में ठीक है, दो कैटेगरी होते हैं, या तो वो यूनिक आता है या तो वो इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट आता है। यूनिक कब आता है? जब डिटरमिनेंट ए कर दो, जो ए बनेगा उसका डिटरमिनेंट कर दो और वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो यूनिक बोलते हैं। इनफाइनाइट कब आता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है। इसमें अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इस वाले केस में एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, मतलब जो भी वेरिएबल होंगे उनके आंसर हमेशा जीरो आएगा। और इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, और इसको इन शॉर्ट में जीरो सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये हुआ कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी देगा ये, मतलब जीरो के अलावा दूसरे सोल्यूशन भी देगा ये, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? हमेशा कंसिस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पर इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन हो या यूनिक हो, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन ही दे रहे हैं, तो इसलिए होमोजेनियस सोल्यूशन जो होगा, होमोजेनियस सिस्टम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात होमोजेनियस की। नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो नॉन होमोजेनियस बन जाता है। तो नॉन होमोजेनियस के केस में मुझे क्या करना है? पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है। अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक का मतलब समझ में आ गया होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू जीरो आ गया तो इसमें दो केस अराइज हो जाते हैं। एक तो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस वाले केस में आ जाते हैं नो सोल्यूशन, इस वाले केस में आ जाता है नो सोल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इस वाले केस में आ जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम अपने ऑप्शन में चलते हैं। यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस गलत हो गया, यूनिक सोल्यूशन फॉर इफ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ठीक है, नो सोल्यूशन ऑफ ये भी सही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इफ, ये भी सही बोल रहा है। तो एक ही गलत बोल रहा है, बाकी सब सही बोल रहा है। तो सिस्टम यूनिक सोल्यूशन यही गलत बोल रहा है, यूनिक सोल्यूशन इस पे सही बोल रहा है। ठीक है, नो सोल्यूशन इस वाले केस पे नो सोल्यूशन होता है, आपने चेक कर लिया। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इस वाले केस में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, ये भी आपने चेक कर लिया है। तो इसका मतलब ये गलत, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, मुझे निकालना क्या था इसमें? थ्री क्वेश्चन इन थ्री वेरिएबल। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कैसा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये तीन ऑप्शन तुम्हारे सही हो रहे हैं, ये गलत जा रहा है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं इस वाले टॉपिक पे। हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है। अब के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, ये हमारे पास है, कंटिन्यूस दिया गया है। के इक्वल टू वैल्यू निकालने बड़ी सिंपल तरीके से, पाई बाई टू पे लिमिट अप्लाई कर दो, उसको इक्वल टू थ्री रख दो, बड़ा सिंपल है। तो आप यहाँ देखें पाई बाई टू पर कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, और यहाँ पे भी पाई बाई टू रखेंगे तो जीरो, जीरो बाई जीरो बन जाए तो एल ऑप्टर रूल लगा देते हैं। उसका तरीका होता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दो पहले, तो न्यूमरेटर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर डेरिवेटिव पाई का तो जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, अब रख दो पाई बाई टू, तो यह बन गया के बाई टू। इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख देना है? थ्री के इक्वल रख देना है, तो थ्री के इक्वल रख दिया तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई के थ्री टू जा सिक्स, इसका मतलब सिक्स आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास कि मैच करना है आपको कि कौन सा आपका करेक्ट होगा, कैसे होगा वो मैच करते हैं। चलो मैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? 26 का केफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली आपको कहानी समझा देता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स की, कि मॉडुलस ऑफ एक्स आपका जो होता है वो होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस वन या प्लस वन, तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव की इक्वल नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता है जीरो पर। तो ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये तो होगा नहीं। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो ओनली, तो ये इस पे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x जिस पे ये अंदर वाला मॉडुलस के अंदर वाला जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे जीरो होगा? ये माइनस टू पर होगा तो ये माइनस टू के लिए जाएगा। ये किस पॉइंट पे जीरो होगा? तो ये माइनस टू और प्लस टू दोनों पे होगा, तो ये इस पे जाएगा, फोर्थ वाले पे जाएगा। ये किस पॉइंट पे जीरो होगा? टू पे जीरो होगा, तो इसलिए इस पे जाएगा। तो ये ट्रिक इसकी बन जाती है। ठीक है, तो कौन सा गया? ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बी का कौन सा जा रहा है? फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का, तो सी का कौन सा जा रहा है? सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 26 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है, देन डिवाइड बाई dx। ये इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालना वेरी इजी। कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कर दीजिए आप, डिवाई अपॉन dx। अब पहले तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स इस जगह पे जो इसको वैसे लिख दो, ठीक है, इनटू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो कितना बन जाएगा, तो 2x बन जाएगा। अब बोल रहा है जहां x है वहां क्या रख दो, रूट पाई बाई 2 रख दो, तो बन जाएगा कॉस। अब यहाँ पे देखो, रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई बाई 4 बन जाएगा, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। तो ये हो गया कॉस 1/√2 इंटू, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे पास 2 आ गया, और x की वैल्यू हम रख दिए √π/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें रख देंगे π/4 बन जाएगा, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया -π/2, और ये हो गया cos 1/√2। π/2 माइनस π/2 cos 1/√2, ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जाएगा, कुल ये कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है। आगे बढ़ जाते हैं इसी में, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स, ये इज, अब देखना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसकी मिनिमम वैल्यू, तो आप ये देखो किस पे ये जीरो हो रहा है, किस पे ये जीरो हो रहा है, तो क्या रखने पे जीरो हो रहा है ये, तो ये जीरो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, किस पॉइंट पे चाहिए, तो नहीं चाहिए, तो किस पॉइंट पे चाहिए, बड़ा आसान है, जो स्क्वायर है उसको जीरो कर दो, बस वही मिनिमम पॉइंट हो जाता है। अगर ये नेगेटिव में है तो मैक्सिमम हमेशा देगा, मिनिमम भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो जीरो रखा तो 3, तो 3 हमारा इसका आंसर है, तो फर्स्ट का 3 हो गया। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास होगा, इधर माइनस लगा हुआ है ना, बिकॉज क्योंकि इधर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 4 होगा, जीरो पे ही हमें 4 हो जाएगा, तो इसका 4 चला गया। इसमें क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना मिनिमम हो सकता है, -1 हो सकता है, और -1 + 9 कर देंगे 8 आ जाएगा। तो मिनिमम नहीं बोल रहा होगा, मैक्सिमम बोलना चाहिए था, यहाँ पर 2x लगा हुआ है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं साइन 2x जो हमारे पास होता है वो वेरी करता है -1 से +1 के बीच में। +9 किया गया है तो +9 इसमें कर देंगे, और +9 कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, मिनिमम वैल्यू तो 8 होगी, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो बोल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा। ठीक है, तो इसका तो गया 10, तो इसका गया 10, तो जाहिर सी बात है एक तो मिस हो गया यहाँ पर, और ये इन्होंने 5 लगा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो समझ लेते हैं। ए का कौन सा गया, ए का गया था थर्ड, ए का गया था थर्ड, ए का गया थर्ड, और बी कौन सा गया है, बी गया है फर्स्ट, बी गया फर्स्ट, ए थर्ड गया, बी फर्स्ट गया, एक ही ऑप्शन में मैच हुआ थर्ड, ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 है ना, चलो एक बार क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बात कही गई है, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में स्प्रिंट है, मैंने पहले आपको बोल दिया क्वेश्चन में स्प्रिंट है, तो जो ये हमारे पास 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन में 6 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। अब 6 अगर हम ऐड करेंगे, तुमको सोचो 6 अगर ऐड करेंगे, 6 में 1 गया 5, तब यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, तब यहाँ पे 5 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 5 बन जाएगा, तब यहाँ पे 5 गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, मिसप्रिंट था आपका। ठीक है, मिसप्रिंट था, तो कोई नहीं, जिसके अकॉर्डिंग हमने जो भी बताया वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग फिर सी का कौन सा गया रहा है, सी का फोर्थ जा रहा है, और इसमें सी का फोर्थ है, डी का कौन सा गया है, डी का सेकंड गया, डी का सेकंड, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जा रही है, तो आपको पहले दिमाग में डाल लेना है कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव मैं करता हूं और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है सभी एक्स के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर वो नेगेटिव आ जाता है सभी एक्स के लिए तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है सभी एक्स के लिए तो वो हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो 10x माइनस एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया। ठीक है, अब 0 से π/2 के बीच में
ये सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम देख लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स सेक जीरो की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होती है। उसके बीच में जाएंगे तो बहुत छोटी वैल्यू 1 और 1 से बड़ी देता जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, बी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब डिक्रीजिंग बोल दिया तो ये इन्होंने गलत बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग बोला जा रहा है इस पे, तो बिल्कुल ये इंक्रीजिंग है, ये बिल्कुल सही बोल दिया। कांस्टेंट की बात ना करो और इसके बाद भी ना करो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास यूनिट भी गलत लिख रखा है, ये यूनिट भी गलत लिख रखा है, पर सेकंड होना चाहिए यहाँ पर, सेकंड। तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। क्वेश्चन में बोला व्हेन रेडियस, तो विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा सरकमफेरेंस बोल रहा है, सॉरी सॉरी, फिर तो सही है, सरकमफेरेंस बोल रहा है, फिर तो सही है, सरकमफेरेंस बोल रहा है बेटा, फिर क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। अब समझो मेरी बात को, डीसी का मतलब क्या है, यहाँ सी का मतलब होता है 2 पाई आर होता है, तो डीसी का मतलब हो जाएगा 2 पाई डी आर हो जाएगा, तो इसको पुट कर दो इसमें, तो 2 पाई आर और डी आर, और डीसी जगह पे लिख देंगे 2 पाई डी आर, तो डी आर से डी आर खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। चेंज जो होगा सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग वो 2 आर चेंज होगा, अराउंड फुल सर्कल चेंज हो जाएगा मोशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो फुल सर्कल चेंज हो जाएगा, जिसके बेस पर मैं यहाँ पे बोल दूंगा 8 सेंटीमीटर पर सही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर होगा इसका, 4 आएगा लेकिन फुल सर्कल ये चेंज हो जाएगा, तो 4 आने के बाद फुल सर्कल जब चेंज होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस में चेंजेस हम देख रहे हैं ना, तो एक आर तो थोड़ी चेंज होगा, ये चेंज होगा तो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, तो वो 2 आर के बराबर चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 आर के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाओ, अब मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा ऐसे वाले केस में, कि यहाँ पर अगर a से b होता है हमारे पास, और tan x और अपॉन tan x प्लस कॉट एक्स, यानी एक यहाँ फंक्शन है, दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट जैसा फंक्शन है, ऐसा कभी भी फंक्शन दिख जाए इसका आंसर हमेशा आता है a प्लस सॉरी b माइनस ए बाई टू आंसर आता है, b माइनस ए बाई टू। b हमारे पास क्या है, इनको सम करने पर बस शर्त इतनी है, इनका सम करने पर आंसर कितना आना चाहिए, इनका सम करने पर पाई बाई टू आना चाहिए। अब चेक करके देखो, इनको सम करो तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स पाई बाई टू आ ही रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। b माइनस है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर पाई बाई सिक्स हो गया। अच्छा बाई टू भी है, तो बाई टू कर देंगे तो पाई बाई, देखो कितना वो देते हैं कि मतलब एक भी गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बाई टू भी तो था इसमें, इसलिए पाई बाई ट्वेल्व आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये तरीका लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं मैं। तो ये हमारे पास हो गया डेफिनेट इंटीग्रल, वैल्यू वैल्यू दिया गया, सिंपल सा, सिंपल इसको मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, 2x डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, यानी 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, और वैल्यू लगा देंगे 0 से 1, 1 पे हो जाता है 0 और 0 पे हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ओ सॉरी, क्या लिमिट तो मैंने चेंज नहीं किया, लिमिट भी तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो सीधे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो log 2 हो जाएगा, और 0 रख देंगे तो log 1, और log 1 की वैल्यू 0, log 2 आया, log 2 की वैल्यू यानी फर्स्ट ऑप्शन को थर्ड में मैच किया, ए जाएगा थर्ड में, ए जाएगा थर्ड में। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी माइनस ए से प्लस ए हो ना, तो इवन ऑड चेक कर लो, तो देखो ध्यान से, कॉस वाला तो इवन हो गया और ये ऑड हो गया, तो ये प्लस से माइनस, प्लस में माइनस होता है, इसकी वैल्यू 0 आएगी सीधे, इवन है तब तो सॉल्व करेंगे, ऑड है तो 0, तो बड़ा आसान तरीका होता है, जहां एक्स वो माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ऑड, अगर प्लस में आ रहा है तो इवन, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ऑड, ऑड की वैल्यू 0, बात खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब बी चला गया फोर्थ में, बी चला गया फोर्थ में, ये ए चला गया थर्ड में, ए गया थर्ड में, बी गया फोर्थ में, ए गया थर्ड में, बी गया फोर्थ में, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए की मिला थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 33 प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ओके, डिनोमिनेटर स्प्लिट करो पहले तो क्या बन गया ये हमारे पास, ये बन गया e की पावर x और ये बन गया हमारे पास 1/3, तो पहले बाहर कर लो, ये बन गया हमारे पास 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखो, इस फंक्शन का ये डेरिवेबल फंक्शन है, एक क्या एक दूसरे का डेरिवेटिव है। तो जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो और प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो और बाहर हो ई की पावर एक्स, तो आंसर आता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स आता है। इसका मतलब यहाँ पे 1/3 पहले से बाहर था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1/x है तो 1/3 और ये एक्स, ये ए की पावर एक्स 1/3 एक्स ई की पावर एक्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला था एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व दिया गया है एंड एक्स एक्सिस बोल रहा है हमारे पास, और एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1 इज इक्वल टू। सिंपल सी कहानी है। तो कर्व हमारे पास दिया गया है, एक्स एक्सिस के बाउंडेड देखना है, -1 से +1 लिमिट लगा दो, -1 से +1 लिमिट लगा दिया, x पावर 5 का इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर ऑड आ रहा है। हाँ, तो 0 तो होगा नहीं, एक्स पावर 5 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो हम ऐसे सीधे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, मॉडल्स लगाना पड़ेगा, ये इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया निकालना है और यहाँ पे निगेटिव नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, इसलिए हमारा तो टोटल आंसर आएगा -1 से +1, ऐसे तो सीधे जा नहीं पाएगा, इसलिए उसको हम -3 ऐसे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 5, ये हो जाएगा dx। अब बनेगा इसका आंसर, तो ये बन जाएगा x पावर 5 का x पावर 6 होता है, x पावर 6/6 हो जाएगा, 2/6 और x पावर 6 हो गया हमारे पास, 0 से 1 अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3, आंसर आ जाएगा 1/3, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी सिंपल है, तो इंटीग्रेशन ही करना है, तो कुछ खास है नहीं। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, और 0 से 1 के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में है। इसको तो आप सेल्फ कर लीजिए, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेल्फ कर लीजिए। 36 हमारे पास है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बना लो, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डिवाइड कर दो इससे, तो हो जाएगा हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/x log x, और q की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, log x खत्म 2/x, 2/x। पहले निकालते हैं IF, पहले निकालते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो निकालना है मुझे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p dx होता है। रख दीजिए e की पावर p की वैल्यू रख दीजिए 1/x log x dx। log x को मानेंगे t, तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन हो तो log t, यानी कुल मिला के log t की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा log x आ जाएगा। e से लग हमारा हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा log x आ जाएगा। तो ये हमारा log x आ गया। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में जा रहा है, सिंपली मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है। log की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दी थी, उसी प्रॉपर्टी से हमने ऐसा लिख लिया है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ आपको। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट फिर उनके ऑप्शंस। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझना। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें ये समझना है कि लीनियर है या नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो y को इधर x को इधर पे देता हूँ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया log y बन गया, और माइनस ये हमारे पास हो गया log x हो गया, और ये +1 हो गया। +1 को हम लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह फॉर्मूला सीधे सीधे मुझे दिख रहा है, तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो पहले तो log के पहले वाली कहानी लिख दो, y अपॉन एक्स
वाई अपॉन एक्स, और ये हमारे पास बन गया लॉग, और ये हमारे पास बन गया वाई अपॉन एक्स। तो सीधे ई वाई अपॉन एक्स लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वाई अपॉन एक्स, ई वाई अपॉन एक्स, तो ये होमोजीनियस फंक्शन जैसा कुछ बन रहा है। इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज जनरल सोल्यूशन। अब ये जनरल सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, तो जनरल सोल्यूशन निकाल के फिर डिस्कशन हम लोग करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब ये होमो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में अगर बनता, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म इस फॉर्म में अगर बनता, डी वाई अपॉन डी एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि जिसकी डिग्री ऑर्डर डिग्री वाली बात करता हूँ बात अलग हुई, लेकिन अगर इस फॉर्म में बनता तो मैं बोलता एग्जैक्टली ठीक है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, क्योंकि ये होमोजीनियस के फॉर्म में जा रहा है इसलिए बी तो करेक्ट हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन मुझे चेक करना पड़ेगा इसका, इसका जनरल सोल्यूशन मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जनरल सोल्यूशन एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब सी चेक करना पड़ेगा, बी सी ई, ई भी हमारे पास है, चलो ठीक है। तो सबसे पहला काम है y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाता है। इसको हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, तो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे v आ गया और यहाँ पे log आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ev, ev आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास, ओके डन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं। प्लस का भी उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसको कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, वी वाले एक साइड कर लेंगे, एक्स वाले एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वी, और यहाँ से वी हमने कॉमन ले लिया तो बन जाएगा लॉग ई वी माइनस वन, ये बन गया, और इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स बन गया। इसको अंदर वाले को मानेंगे टी, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, ई अगर इसको वाई नाम दे दिया तो ई डी वाई बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ई सी तो खत्म ही हो जाएगा, तो इसमें ई नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई, और अपॉन में आ जाएगा वाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इसको हमने मान लिया इसको कर देंगे तो इससे लॉग एक्स आ जाएगा, और सी भी लिख दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा लॉग वाई, तो लॉग ऑफ ई वी माइनस वन इज इक्वल टू, ये लॉग से लॉग हमारा हटा दो एंटी लॉग से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ई वी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। वी की जगह पे वाई अपॉन एक्स रख देंगे तो हो जाएगा हमारे पास लॉग, और इसको एम इंटू एन का फॉर्मूला से ब्रेक कर लो, एम इंटू एन से फॉर्मूला से ब्रेक कर लो, ई वी जो बार बार लिख रहा हूँ मैं, तो लॉग वन, वन से वन खत्म हो जाएगा, सीधे वी बचेगा, सीधे क्या बचेगा, वी बचेगा। तो मैं वी लिख लेता हूँ यहाँ पर सीधे सीधे, तो वी, और वी की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास एक्स सी। तो ये कौन सा है, ये सी, तो सी भी हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बी और सी हमारे पास क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अब मुझे ई पे काम करना है, बी सी के साथ हमारे पास ई आ रहा है, तो ई पे, इस पे काम नहीं करना है, ई पे काम करना है। तो एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, लॉग वन को लिए जीरो आई, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है जीरो। सी की वैल्यू जैसे हमारे पास जीरो आ रही है तो हम जीरो रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो हो जा रहा है वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो फिर तो फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, फिर तो फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वेक्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। देन द फॉलोइंग इज ट्रू, और आई क्रॉस आई जीरो, बिल्कुल सही बात है। आई क्रॉस के क्रॉस आई, ये तो गलत बोल दिया, क्योंकि हमें पता है के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है, तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। सबसे अच्छा तरीका होता है आई जे के लिखो, आई जे के लिखो, और अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव, आई से जे गए तो के आएगा प्लस में, जे से के गए तो आई आएगा प्लस में, के से आई आए तो जे आएगा प्लस में, ये होता है। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में आता है, और सेम वेक्टर का क्रॉस आपस में जीरो होता है। ठीक है, और डॉट में बात कर लूँ तो सेम वेक्टर का डॉट आपस में वन होता है, और अदर के साथ क्या होता है, जीरो होता है। तो ये ए सी डी सही है, ए सी डी सही है। ठीक है, आ जाओ 39 नंबर पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है इफ द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास दिए जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली आर द कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा मुझसे पूछ रहा है। तो कोलिनियर की बात कह रहा है मुझसे यहाँ पर,
थ्री वेक्टर्स हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है कि हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो डिटरमिनेंट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट निकालो, सीधे इक्वल टू जीरो रख दो, और डिटरमिनेंट निकाल दो 20 λ 5 - 1 और 10 - 13 1 1 1, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो, इसको जीरो बना लो सीधे सीधे, तो ये जीरो बन जाएगा, तो यहाँ माइनस लेमडा आ जाएगा, इधर माइनस के 15 हो जाएगा। फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जीरो बन जाएगा, इधर माइनस लेमडा आ जाएगा, इधर माइनस के 10 आ जाएगा। इसको ले लो, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा -15, माइनस प्लस हो जाएगा 15 × 13, ठीक है, और प्लस 15 लेमडा, ये बन गया। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में प्लस बन जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा 10 और -10 लैम्डा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13, इसको सॉल्व करो पहले, इन दोनों को सॉल्व करो, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 5 लैम्डा इक्वल टू 10 माइनस, तो आंसर तो माइनस में आ रहा है ना, 13 × 15। मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसलिए हम 5 ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और यहाँ मतलब 3, 43, ठीक है। 2 गया, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 गया तो कितना हो जाएगा -37, -37 यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कितना सिंपल हो गया, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ, कितना सिंपल क्वेश्चन हमारे पास बन गया, -37। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा देते हैं। तो इसकी बात कर लेता हूँ मैं, a + b + c = 0, a और b और c का मॉडुलस दिया गया, देन द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में मुझे एंगल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। करना क्या है आपको, आप ये लिख सकते हैं a + b + c = 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा c = माइनस का a + b हो सकता है। अगर आप मॉडुलस ले लेंगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ c = मॉडुलस ऑफ a + b बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। देखो जिसके बीच का एंगल निकालना है उन दोनों को उधर भेज दो, यही रूल रखो याद, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2a.b, ये हो गया। इनकी वैल्यूज हमें पता है, इनकी वैल्यूज हमें पता है, रख दो। तो c की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25, और प्लस 2a.b आ गया हमारे पास, यहाँ से 34 हो गया, 34, इसको माइनस कर देंगे 5, इसको कर देंगे 15 हो गया, 15/2 हो गया, a.b = 15/2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो मुझे पता है फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है a.b इंटू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। तो 15 तो 15 खत्म हो गया, बचा 1/2, और 1/2 तुम्हें पता है कॉस में कितना होता है, 60 होता है, 60 मतलब π/3। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पर। 40 नंबर क्या कह रहा है हमारे पास कि a = दिया गया, b = दिया गया, c = दिया गया, एंड d इफ d इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b सच दैट, ये भी कहानी बड़ी सिंपल है। जो d वेक्टर है, d वेक्टर वो परपेंडिकुलर है a और b पर, a और b पर, ठीक है। और साथ साथ मुझसे कह रहा है कि c डॉट d इक्वल टू 16 भी दे रहा है हमें। तो d वेक्टर अब जनरली मानना पड़ेगा बेटा आपको, d वेक्टर जनरली मान लो। तो d वेक्टर हमने मान लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k। अब इनका परपेंडिकुलर करा दो, तो जाए बाय परपेंडिकुलर डॉट जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या बना, a1 प्लस 4b1 इक्वल टू जीरो, और b के साथ भी डॉट जीरो कर दो, तो इसका मतलब क्या बना, तो ये बना हमारे पास 4b1 प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ये बन गया। अब इसका डॉट 16 के इक्वल हो रहा है, तो इसके साथ डॉट, सी के साथ डॉट करा दो, तो i के साथ हमारे पास a1 और k के साथ हमारे पास c1, तो -2c1 इक्वल टू 16 हो गया हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई, -4b1 आ गया, और यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई कितनी, -4b1 आ गया। दोनों उठा के रख दो, a1 की वैल्यू -4b1 हो गया, और माइनस प्लस हो जाए, 4 2 जा 8, 8 और
C1 की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 8B1 आ गया इक्वल टू 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 4B1, 4B1 इक्वल टू 16, तो B1 इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। B1 इक्वल टू 4 रख देंगे इसमें, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारे पास। और B1 इक्वल टू 4 यहाँ पे रख देंगे, तो ये भी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन बोला मॉडुलस ऑफ डी निकालना है। मॉडुलस ऑफ डी, तो 4 4 4 तो पहले बाहर कर लो, 4 1 जा 4, 1 आ गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 कितना 16 32, 33 33, 4 रूट 33, 4 रूट 33 मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ये रिजल्ट एकदम याद होना चाहिए आपको। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। तो ये कितना होता है यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, ये आप इसे निकाल सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया अ पॉइंट, यहाँ हमारे पास लाइन का एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो अ पॉइंट द गिवन लाइन, ये बनता है पासिंग पॉइंट, और ये होती है इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन -1,2, -1,2, -4, ये तो ये तो इस पे गया, आसान चीज है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, अब इस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो अगर डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा -1/√21। ये साफ साफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसमें अपॉन में आ रहा है, इसका करने पर सम करने पर 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगी, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, बी गया फोर्थ में, बी गया फोर्थ में, तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो हटाया दो तुम्हारे पास सीधे सीधे। अब सी गया फर्स्ट में, सी गया फर्स्ट में, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बस करने से पहले आप ये चेक कर लें, इंश्योर कर लें क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करें, कोलिनियर वाला है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन रहा है, इसका मतलब डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये पैरेलल कंडीशन होगी। तो पैरेलल कंडीशन क्या होती है, A2 माइनस A1 होता है, क्रॉस में B होता है, अपॉन में मॉडुलस ऑफ B होता है। ये होता है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, यूज दैट एंड तुम्हारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं करना। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, इस फॉर्मूले यूज करना है। A2 A1 कैसे निकालेंगे, तो A1 ये निकलता है, A1 ये निकल आया, A2 यहां से निकल आएगा, B तुम्हारा ये हो गया नीचे, बस उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45 which of one of the following is set is constraint does the given set region। तो सिंपल सी कहानी दिया जा रहा है क्वेश्चन में, हमें उसको समझना है। ये पॉइंट्स हमें दिखने चाहिए थे, जो कि विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स दिखेंगे तो हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे लाइन क्या है। ये नीचे को जा रही है तो लेस में आ रही है, और ये ऊपर को जा रही है गेटर में आ रही है, तो ये लाइन तो गई गेटर में, ये गई लेस में। बस ये पॉइंट्स विजिबल नहीं हो पा रहे हैं सही ढंग से, तो ये पॉइंट जब विजिबल होते तो आप इजीली पता कर पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बस ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेस गया एक गेटर गया, और ये कहानी है लेस में, ये कहानी है लेस में, और ये कहानी है आपका, ये भी कहानी है लेस में। तो एक तो 15 पे एक 20 पर, एक तो सीधे सीधे मिल गया x लेस देन आर इक्वल टू 15। ठीक है, और एक मिल गया y इज लेस देन आर इक्वल टू 20। तो देखो x लेस देन आर इक्वल टू 15, 15 है, x लेस देन आर इक्वल टू 15, ये x लेस देन आर इक्वल टू 15, एक दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दो, ये और ये दोनों ऑप्शन तो हट गया, फोर्थ और सेकंड तो हट गया। ठीक है, अब बचा y, यहाँ पे y लेस देन आर इक्वल टू 20 है, तो y लेस देन आर इक्वल टू 20, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये लाइन तो समझ में आ गई, ये लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, अगर ये 20 था तो आई थिंक ये विजिबल नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली क्या ही बता पाऊंगा इसे। बस ये समझ लो एक आएगा लेस देन, तो ये वाली जो लाइन है वो लेस देन की है, तो जो भी होगा x प्लस वाई, जो भी यहाँ से पास हो रहा होगा सेम पॉइंट से पास हो रहा है, आई थिंक ये 30 से पास हो रहा है, तो लेस देन आर इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 30 किसमें है, इस वाले में, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट विजिबल नहीं है, अगर ये 30 के अलावा कुछ और है तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, पेपर किसी के पास अगर हो निकाल के देख लीजिएगा, तो वैसे निकाल सकते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द विजिबल फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी मिनिमाइज
जेड इक्वल टू दिया गया है, सब्जेक्ट कांस्टेंट दिए गए हैं, और हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। इसका कुछ नहीं करना है, सिंपल आप ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो सेटिस्फाइड मेथड से। अगर ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो ऑफ कोर्स इन सभी को, इस सभी को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो 0,5 किसी में रख के देख लो, 0,5 रखेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है, 0,5 रखेंगे, 0,5 रखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, 0,5 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0,5 सेटिस्फाई कर, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,5 एक पॉइंट तो होना ही होना चाहिए सभी में। अब 0,3 इस दोनों में है, ठीक है, सब में नहीं है ना 0,3, तो 0,3 को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। 0,3 रखूंगा, 0,3 रखूंगा तो -3, इससे बड़ा, ठीक है सेटिस्फाई करे। 0,3 रखूंगा तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0,3 रखूंगा 3 या 9, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 0,3 भी सेटिस्फाई। जिसमें 0,3 नहीं है वो तो हटा दो, जिसमें 0,3 इसमें नहीं है हटा दो, और इसमें नहीं है हटा दो। ठीक है, अब बता 0,5, 0,5 भी हमने चेक कर लिया था। अब आता है 1,0, इसमें है इसमें नहीं, तो 1,0 चेक कर लो। तो 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 1,0 1 रखेंगे 2, और इधर 0, तो इसका मतलब 2 इज लेस देन 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। तो 46 का जो जाएगा वो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखो हमने सॉल्व नहीं किया, फिर भी हमने आंसर आपको बता दिया है विद हेल्प ऑफ ऑप्शन चेक से। ठीक है, आप चाहें तो सॉल्व भी कर लें, सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे क्या कह रहा है भाई हमारा, तो इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी बी इज इक्वल टू पी एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया जा रहा है पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया जा रहा है। देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले तो समझ लेते हैं, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। इसकी वैल्यू पी बी मतलब 1 आएगा, तो ये तो 1 आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बात खत्म। आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो बहुत आसान हो गया। आगे बढ़ तो, अब ये क्या हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बोल रहा है। ओके, ओके, ये तो सीधे सीधे उसकी बात कर रहा है, बेज थ्योरम की बात कर रहा है, और बेज कंडीशन सारी मिस्क्लो पूरा पूरा वही स्टेटमेंट लिख दिया गया है हमारे पास। और बेज थ्योरम अगर आपको याद है तो आप सीधे सीधे इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो बेज का आंसर आप बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि कौन सा ऑप्शन होंगे, ऑप्शन जैसे ए बी वैसे वाले ऑप्शन है। इसमें पहले बता देता हूँ कौन कौन से करेक्ट हैं। तो बी और सी ये भी करेक्ट है आपका, और ये भी आपका करेक्ट है। ये तो करेक्ट नहीं है, तो गलती बोल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे ये गलत बोल दिया। ए इवेंट निकालना है तो ये ऊपर होना चाहिए, जो इवेंट हो चुका है वो नीचे होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलती कर दी थी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर बी और सी गलत सही होंगे, और डी और ए और डी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन को मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो 48 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और इसमें अगर इस डिस्कशन को और अच्छा करना चाहते हैं, और इसमें कोई पॉइंट में डिस्कशन आपको करना है, तो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप बता रखा था पहले ही, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।